नमस्कार, जेके 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है बड़ी खबरों का। पीएम रेल प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। देश की कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में ये बड़ा कदम हो सकता है। और जम्मू रेल डिवीजन की पीएम आधारशिला आज रखेंगे और ये वर्चुअली आधारशिला जम्मू के रेल डिवीजन को लेकर होनी है। तेलंगाना का एक न्यू टर्मिनल स्टेशन भी इसमें शामिल है। टर्मिनल स्टेशन भी एक शामिल है जिसमें आज शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार देशवासियों को सौगातें पिछले कुछ दिनों से लगातार दे रहे हैं, क्योंकि नया साल का मौका है, नया साल शुरू हुआ है और नए साल के पहले दिन से लेकर आज तक कोई ना कोई बड़ी सौगात देशवासियों को मिल रही है किसी भी तरफ से, और किसी भी क्षेत्र में उन्हें ये सौगातें मिल रही हैं। तो आज पीएम मोदी रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और ये बड़े रेल प्रोजेक्ट हैं। देश की कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और जम्मू रेल डिवीजन की पीएम आज आधारशिला भी रखने वाले हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना का एक न्यू टर्मिनल स्टेशन भी शामिल है। कल दिल्ली मेरठ नमो का भी जो ट्रेन थी उसका भी उद्घाटन किया था और उसका सफर भी कल से शुरू हो चुका है। लोगों के लिए वो सुविधाएं समर्पित कर दी हैं और आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर और खास तौर पर तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी रेल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसको और सशक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाए जाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी रेल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए देश में कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। इसमें न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में एक न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में और भी जो लोग हैं, जो जानी मानी हस्तियां हैं, वो शामिल होंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचेंगे और सांसद भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और ये रेल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले न सिर्फ जम्मू कश्मीर आज के इस मैप में होगा, बल्कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है और उसमें भी एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में देखा जा सकता है। तो कनेक्टिविटी में ये सुधार होगा ही होगा। इसके साथ साथ और अन्य चीजें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। पीएमओ ने रविवार को जब एक बयान दिया था और उस बयान में वो कहा गया था कि इस दौरान पीएम मोदी तेलंगाना में चरलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने यह भी कहा था कि जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से 742.1 किलोमीटर लंबे पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल और बटाला पठानकोट से जोगिंदर नगर खंडों को महत्वपूर्ण लाभ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, खासतौर पर पीएमओ ने जो कहा था उसके मुताबिक रेलवे डिवीजन के निर्माण से 742.1 किलोमीटर लंबे पठानकोट, जम्मू कश्मीर, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जिनको सुविधा प्राप्त होनी है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता हैं जम्मू से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, जो जम्मू रेल डिवीजन है उसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होना है और ये वर्चुअली होगा, लेकिन ये कितनी बड़ी सौगात के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर इसकी पूरी रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से काफी लंबे इंतजार के बाद और लंबी मांग के बाद जो है, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू रेलवे डिवीजन जो है वो बनने जा रहा है और कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका वर्चुअली जो है वो आधारशिला इस पे रखेंगी। और इस कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो सीएम उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सांसद जुगल किशोर शर्मा जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए, शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए टूरिज्म में भी बढ़ावा होगा। जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं उससे भी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफी लंबे समय से ये डिमांड की जा रही थी कि जम्मू में जो है वो रेलवे डिवीजन बनाया जाए, लेकिन आप देखिए कि काफी लंबे समय के बाद जो है वो इस मांग को माना गया है और अब आखिरकार जम्मू में जो है वो इसका मुख्यालय रहेगा। और देखिए, कर्मचारी जिन्हें फिरोजपुर जाना पड़ता था, कर्मचारियों को भी जो है इस परेशानी से निजात मिलेगी, क्योंकि यहीं पर यानी कि जो बड़े अफसर होंगे वो यहीं पर, अधिकारी जो होंगे वो यहीं पर होंगे और कर्मचारियों को वहां पर जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ रेलवे में जो है वो नई नियुक्तियां भी होंगी, यानी कि स्टाफ की जो है वो नई नियुक्तियां भी होगी। तो इससे
कई सारी जो यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा होगा, टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो शहर की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा। और इस रेलवे की बात करें तो रेलवे डिवीजन की बात करें तो इसमें जो है वो 100 स्टेशन होंगे। जिस प्रकार से आपने कहा, मैं फिर आपको बता दूं कि इस डिवीजन में जो है वो जम्मू कश्मीर के बारामूला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, रामबन, कठुआ, जम्मू और उधमपुर जिला जो है वो आएंगे। तो ये बेहद ही अच्छी खबर, जिस प्रकार से सौगात है और नेसाल में ये एक तोहफा जो है वो जम्मू को देने वाले हैं। तो ये बेहद ही अच्छी सौगात है और काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि कब जम्मू को जो है वो रेलवे डिवीजन दिया जाएगा। बिल्कुल शिल्पा, देखिए जैसे ही रेलवे डिवीजन का उद्घाटन होगा तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसका जो कार्य करने का तरीका है, दायरा है, वो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ यात्रा और यात्रियों की जो सुविधाएं हैं वो कितनी बढ़ेगी, उनके लिए यात्रा करना और कितना आसान और सरल हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए रेलवे डिवीजन बनने से जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये यानी कि रेलवे जो है वो कवर करेगा, तो हम्म। वहां पर यात्रियों को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, सुविधा जो है वो काफी ज्यादा मिलेगी। जिस प्रकार से मैंने कहा कि टूरिज्म में बढ़ावा होगा, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो जो टूरिस्ट पहुंच रहा है उससे भी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से 742 माफ कीजिएगा, पंजाब के बोरपुर सबरवाल से बारामूला तक जो है वो 742 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है वो ये कवर करेगा। और जितने भी इसमें जो है वो स्टेशन आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अच्छी सौगात है कि जम्मू में रेलवे डिवीजन बन रहा है और इसका जो मुख्यालय रहेगा वो जम्मू में ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि नरवाल के सब्जी मंडी नरवाल के आसपास जो है वो ये भूमि देखी गई है और 3 एकड़ ये भूमि है जहां पर इसका जो है वो निर्माण होगा। और कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड पर जो है वो आधारशिला रखेंगे। बिल्कुल शिल्पा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ावा होगा, लेकिन जो लंबी समय से ये मांगे चल रही थी और अब फाइनली इसका उद्घाटन होने वाला है और ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को मिलनी है। ये डिवीजन के तौर पर काम करेगा और बहुत सारे राज्य इससे जुड़े होंगे। कितना ज़रूरी था ये इस समय पर रेलवे को और बढ़ावा देना, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ इसमें इलाका आता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हिमाचल की ही बात करें तो ये हिमाचल के कांगड़ा और मंडी जिला के जो है वो पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर और पठानकोट जिला को जो है वो सेवा प्रदान करेगा। तो ये बेहद ही जरूरी था, क्योंकि आप देखिए काफी लंबे समय से लोकल्स होगी, आम जनता होगी या फिर कर्मचारी होगी, वो काफी लंबे समय से जो है वो डिमांड कर रहे थे कि कब जम्मू में रेलवे डिवीजन बनाया जाएगा। क्योंकि एक तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस प्रकार से मैंने कहा, साथ ही साथ टूरिस्ट में जो है वो भी बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिलेगा। टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कर्मचारी फिरोजापुर जा रहे थे अब वो फिरोजापुर नहीं जाएंगे अपनी परेशानी को लेकर, काम को लेकर, क्योंकि काफी लंबा समय और एक समय भी व्यतीत होता था। तो कहीं ना कहीं वो समय भी अब कंज्यूम होगा, क्योंकि जम्मू में ही मुख्यालय होगा, तो इससे काफी सुविधा कर्मचारियों को मिलेगी। नया स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा, तो अलग अलग सुविधा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। ये तमाम जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, और साथ साथ जितना भी इलाका इस डिवीजन के अंडर में आएगा, इसके कवर में आएगा, उनके लिए बहुत आसान है। कल आपने देखा था प्रधानमंत्री मोदी ने जब नवो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था, कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और दिल्ली से मेरठ के बीच के सफर को आसान करने का काम किया था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। रीजनल रैपिड रेल अब दिल्ली, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार तक जाएगी और लोग अब सफ़र करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इस मेरी मौजूदगी रैपिड रेल की है। लोगों से बातचीत करेंगे। मैडम आप कहाँ जा रहे हैं? कैसा एक्सपीरियंस है फर्स्ट? ओके। सरकार ने एक अच्छा प्लान किया और अब उसे ड्रीम प्रोजेक्ट को अपना हकीकत में कर दिया है। इसलिए देखो, मैं एक्चुअली फर्स्ट बार ही दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ, एक्चुअली 60 मिनट में पहुँच गई ऑफिस। बेस्ट एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। और लोगों से बात करेंगे। सर आप रैपिड में आप सफ़र कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? भाई पहली बार कर रहा हूँ तो आई एम जस्ट। कैसा लगा यहाँ का स्टेशन और रैपिड ट्रेन? गुड गुड। और भी लोगों से बात करेंगे। कैसी लगी आपको? मैं पहले भी बहुत टाइम बाहर सफ़र कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है। सबसे अच्छी स्पीड है जो मात्र मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरठ से सीधा गाज़ियाबाद जस्ट कुछ ही मिनटों में पहुँचा देती है। बहुत अच्छा सफ़र है। देखना लोग लगातार सिर्फ रैपिड की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे दिल्ली में हमने मेट्रो चलती देखी, उससे भी बेहतर ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है और लोग भी हैं। कैसी लगी आपको रैपिड? सरकार को क्या कहेंगे? रैपिड अच्छी सर्विस है, वेल मेंटेन्ड है, नीट एंड टाइडी है। आप क्या कहेंगे? कैसी लगी आपको रैपिड?
दिखा रही है। आपको कैसी लगी रैपिड? नहीं, मुझे अच्छी लगी रैपिड। हाँ, टिकट को लेकर कुछ कहेंगे कि फेयर? टिकट, हाँ, इसका फेयर एज कम्पेयर टू दिल्ली मेट्रो ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं कि रैपिड में हमारी मौजूदगी है और हम बाहर का भी दिखाएंगे कि रैपिड को कितने बेहतर ढंग से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा लगातार इसको इंटरनल कनेक्टिविटी देने की भी कोशिश की जा रही है और अंदर जो मेरठ के इंटरनल स्टेशंस हैं उसको भी उनका निर्माण कार्य जारी है, भूमिगत स्टेशन हैं उनका निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा जो लोग हैं वो लगातार रैपिड का आनंद उठा रहे हैं और अपनी यात्रा को सुखद बना रहे हैं। एक बार फिर हम नमो भारत का अंदरूनी हिस्सा दिखाएंगे जहां पर प्रीमियम क्लास है। इसके अलावा जो सस्ते टिकट हैं वो 150 रुपये तक का मेरठ से न्यू अशोक नगर तक का है और आनंद विहार तक 130 रुपये इसका टिकट की कॉस्ट रखी गई है। तो कहीं ना कहीं रैपिड चलने से जो रोजमर्रा के लोग हैं आने जाने वाले दिल्ली के, उनके लिए काफ़ी सुविधा हुई है। रीजनल रैपिड रेल अब तो आपने देखा हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट, क्योंकि लोगों को अब सुविधाएं मिल रही हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, पत्रकार की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। देखिए बहुत बड़ी जानकारी, एसआईटी टीम ने हैदराबाद से इसको गिरफ्तार कर लिया है और ये कुछ दिन पहले एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया था। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़ी ये उपलब्धि पुलिस को मिली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को हत्या कर दी गई थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था। इस पत्रकार ने एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ वहां पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ लोगों के साथ, कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपने ही परिसर में एक टैंक में उसे बंद कर दिया और उस टैंक को पूरी तरीके से ऊपर से बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब भनक लगी, पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस के साथ साथ कुछ अन्य पत्रकार वहां पर पहुंचे और तब ये पता लगा कि ये जो शव है ये वहां पर छिपाया गया है, उसे निकाला गया, उसे पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन इस पत्रकार की हत्या ने पूरे देश में कई सारे सवाल खड़े किए कि क्या इस पत्रकार का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने भ्रष्टाचार को उजागर किया था। उसके बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सीधे आमने सामने नजर आ रही थी और फिलहाल इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। ये छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रही, क्योंकि जब हत्या हुई थी उसके बाद छत्तीसगढ़ में पत्रकारों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा था। ये पूरा मामला क्या है वो जरा जानने की कोशिश करेंगे। 2 जनवरी को ये मामला हुआ था। 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे मुकेश चंद्राकर घर से लापता हो गया था। 2 जनवरी को उनके भाई योगेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि जब वो गायब हुए उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस करती रही और ट्रेस करने के बाद फोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास का ही दिखा था। क्योंकि अपने घर के आसपास का ही लोकेशन दिखा, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए जिसमें अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे थे और वैसे ही वो वहां तक पहुंच गए थे। जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया गया था। उसके जरिए, उसकी मदद से मुकेश का अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में होना पाया गया। यहीं पर सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट परिसर है, जो मुख्य आरोपी हैं। पुलिस की टीम को इलाके में पहुंची और वहां पर इस पूरे मामले की छानबीन की। इस दौरान कुछ पत्रकारों की नजर सेप्टिक टैंक पर पड़ी। जो वहां पर सेप्टिक टैंक था, टैंक पर कंक्रीट का मोटा स्लैब डाला गया था, लेकिन उसमें एक भी चेंबर नहीं रखा था, यानी बंद, पूरा बंद था, चेंबर नहीं था। टैंक पूरी तरह से जब पैक दिखा तो शक हुआ कि हो सकता है यहां पर होगा, क्योंकि वो ताजा पूरा बंद किया गया था। पुलिस से टैंक तोड़वाने की मांग की गई और टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश की लाश मिली। वहां पर कुछ पत्रकार भी पहुंचे थे जब अंतिम लोकेशन ट्रैक हुई थी। शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। उसके बाद 1 जनवरी का ये पूरा मामला है। देखिए 1 जनवरी जब वो घर से गायब हो गए थे, उसके बाद पुलिस ने छानबीन की। दंतेश्वर कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दंतेश्वर, ये कितनी बड़ी सफलता है और कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या का मामला फिलहाल और एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
जी बिल्कुल बता दूं, कल देर रात जो है मुख्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार बताया जा रहा है, जो ठेकेदार थे उन्हें एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। 1 जनवरी से पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर है वो लापता थे। उसके बाद भारी खोजबीन के बाद जो है स्थानीय पुलिस और के द्वारा जो 5 सदस्यीय टीम और पत्रकारों के संयुक्त दल के साथ जो है पत्रकार का शव ठेकेदार के अस्थायी बाड़ा से जो है उसके सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। उसके बाद लगातार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। हालांकि अलग अलग स्थान से जो है उसके छोटे भाई को रायपुर के दिल्ली रवानगी के बाद वहां से दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि और एक आरोपी जो थे साथ में उसे बीजापुर के निजी निवास से गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कल देर रात जो है छत्तीसगढ़ की जो एसआईटी टीम गठित की गई थी उनके द्वारा हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी जो है अब पुलिस के गिरफ्त में और साथ ही जो है उसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूरे मामले में जो है 3 जनवरी के बाड़े से जो है पत्रकार का शव बरामद किया गया था। उसके बाद हालांकि 3 आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई थी। ठेकेदार जो है वो फरार था, लेकिन उसकी जितने अकाउंट थे उसे सीज किया गया था। पूरे मामले की जांच चल रही थी। शव के अंतिम संस्कार के बाद 1 घंटे के बाद जो है उसके अस्थायी बाड़े को पुलिस और प्रशासन के द्वारा और साथ ही वन विभाग और खनिज विभाग और अन्य जो जिला प्रशासन के आलाधिकारी है उनके द्वारा उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उसके बाद कल देर रात जो है हैदराबाद जो है टीम लगाई गई थी, जिससे देर रात एसआईटी की टीम के द्वारा हैदराबाद से उसे गिरफ्तार करके बीजापुर लाया गया। फिलहाल पूरे मामले में जो है आरोपी से पूरे पूछताछ की जा रही है। जी अब आगे की कार्रवाई क्या होगी पुलिस द्वारा दंतेश्वर, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल छोड़कर चले गया था। एक तरफ भ्रष्टाचार का मामला और उसको उजागर किया तो उसकी हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल बता दूं, क्योंकि इससे पहले बीते वर्ष में ठेकेदार के द्वारा जो सड़क निर्माण कराया जा रहा था उसमें 56 करोड़ की लागत से जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा था उसमें 120 करोड़ का अतिरिक्त बजट अनुदान किया गया था। उसके बाद लगातार खबर की प्रकाशन के बाद ठेकेदार और संवाददाता पत्रकार के बीच में जो है अंतिम नोकझोंक चल रही थी। ये खबर निकल कर बाहर आई थी। उसके बाद लगातार जो है जिसके सस्पेक्ट के जरिए ठेकेदार उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1 जनवरी के बीते देर रात जो आरोपी जो पहले जिसे गिरफ्तार किया गया था दिल्ली से रितेश चंद्राकर उसके साथ मौजूद रहता है। उसके बाद उसे अपने बाड़े पे बुला करके उसकी हत्या करके उसे सेप्टिक टैंक पे डाला जाता है। उसके बाद वो वहां से रायपुर से होते हुए दिल्ली फरार हो जाता है, जिसे आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद कल जो मुख्य आरोपी है उसे फरार होने की सूचना मिलती है, जिसे एसआईटी गठित करके कल देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले की चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। बहुत बड़ी सफलता फिलहाल पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन आगे की क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर है, एमपी एमएलए कोर्ट में सीएम हेमंत की सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी, रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। झारखंड के हवाले से बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन के खिलाफ मामले की आज सुनवाई होनी है। और क्योंकि वो जेल में रहे थे, जेल के बाद बाहर आए थे, ईडी के समन की अवहेलना का ये मामला है और मुख्यमंत्री को 10 समन भेजे थे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आए, बुलावे किए गए थे। अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी और हेमंत सोरेन के खिलाफ मामले की आज सुनवाई होनी है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये अवहेलना का मामला है, क्योंकि ईडी ने कई बार उन्हें बुलाया था, लेकिन उस समन के बाद भी वो नहीं पहुंचे। इसकी अवहेलना का पूरा मामला है और 10 समन भेजे गए थे। ये 1-2 नहीं बल्कि 10 बार उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। आपको बता दें, उन पर कुछ मामले थे, जिसके बाद उन्हें ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। काफी देर तक वो जेल में रहे। हालांकि मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला हुआ है। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ मामले की आज सुनवाई होनी है। नजरें इस पर भी रहेंगी कि आखिर जो ईडी के लगातार समन भेजे गए थे, इसकी अवहेलना पर क्या कुछ यहां पर निकलकर सामने आएगा। मनीष झा हमारे संवाददाता फिलहाल रांची से जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। शीतल, 2024 में लगातार जिस तरह से रसाकसी देखने को हम लोगों को मिला था, लगातार हेमंत सोरेन भी डटकर मुकाबला कर रहे थे और उसका परिणाम 2024 के लास्ट में ही देखने को मिला कि इनकी सरकार बन गई। जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि सीधा निशाना झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर ही लगाया गया है कि इनके ओर से साजिश करके इन्हें फंसाया गया है। जिस तरह मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि यदि यह साबित कर दे कि मैं दोषी हूं तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और हुआ भी वही शीतल कि वो जेल से छूट कर आए, बेल पर आए
और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीत कर आए। तो अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं, क्योंकि जितना माहौल बनाना था वो पहले माहौल बनाया गया था, परंतु इसका परिणाम जो जनता ने दिया वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पक्ष में दिया। तो आज जहां एक और उन्हें जवाब देना है, हालांकि मुख्यमंत्री भी कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दिए हैं कि इनके खिलाफ जितनी कार्रवाई की गई ये साजिश थी, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। तो थोड़ा सा समय लगेगा जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि कोर्ट क्या निर्णय देती है। परंतु आज वहीं दूसरी ओर मैया सम्मान योजना की जो बढ़ी हुई राशि है 2,500 रुपये आज महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। इसके लिए नामकुम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें पूरे झारखंड की जो महिलाएं हैं उसमें से प्रमुख महिलाओं को बुलाया गया है और उनके सामने कुछ महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद सभी के खाते में ये बढ़ी हुई राशि भेज दी जाएगी। तो लगातार ये जो निराशा थी ये लोगों के हाथ थी कि भाई जो इन्होंने वादा किया है उस अनुसार से नहीं चल रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक और चीज है शीतल, जो मैं स्पष्ट कर दूं कि उनका कहना है कि यहाँ जो दिव्यांग हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं जो उनको पेंशन मिलता था वो पिछले 3 महीने से बंद है, जिससे ये सभी लोग परेशान हैं। इस मुद्दे को लगातार हम लोगों ने भी उठाया था। तो जो इनकी पेशी है या इनको जो जवाब देना है, जो सम्मान इनको भेजा गया था, ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं या ये यूं कहें कानूनी दौर-पेच है, जिसमें माहिर है हेमंत सोरेन और वो भी जवाब देते रहे हैं। और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पूरे मामले को संभाला है, तो अब इनकी सरकार स्थिर है, इसलिए कोई बड़ा मामला नहीं है। आने वाले समय में सरकार पर कोई खतरा है। कल्पना सोरेन भी जीत के आए हैं गांधी से, तो यदि ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो वो भी तैयार है। इसलिए लगता नहीं है कि सब कोई बड़ी बात है, परंतु आज जो मैया सम्मान योजना की कार्यक्रम है ये बड़ी चीज है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। मनीष हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने जानकारी दी है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन के साथ अब क्या फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि समन का पूरा मामला है और देखना होगा क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।